सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम 24x7 स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो चल रहा है हमारा जियोग्राफी यानी भूगोल। लेक्चर नंबर है ये 6। यानी हमारा क्या चल रहा था, यानी सन के बारे में यानी सूरज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि सूरज से संबंधित जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, यानी सन से संबंधित। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल में क्या चल रहा था, सूर्य यानी सन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य कितनी लेयर में, यानी सूर्य की जो बनावट है वो कितनी लेयर में, तो उनको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले भाग है, ठीक है, पहले भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, कोर। पहले भाग को क्या बोलते हैं, कोर। और इसका टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन सेल्सियस रहता है। ठीक है, और यही क्या होता है कि हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो संलयन क्रिया होती है। यानी टेम्परेचर कितना रहता है, हमारी जो अंदरूनी यानी जो उसकी अंदरूनी परत होती है, सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, कोर। और उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, तो संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। दूसरी थी आपकी रेडिएक्टिव जोन। दूसरी कौन सी थी, रेडिएक्टिव जोन। ठीक है, रेडिएक्टिव जोन, जहां से क्या फोटोन भी निकलता था आपका, फोटोन। ठीक है, एक्स किरण है, गामा किरण है, यानी जितनी भी रे, एक्स किरण, वाई किरण जो भी निकलती थी वो कहां से निकलती है, रेडिएक्टिव जोन से निकलती है। तीसरा आपका था, तो तीसरा क्या आप, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, कन्वेक्टिव जोन। तो इसमें क्या था, इसमें ही आपके क्या है, हाइड्रोजन के सेल बनते थे, हाइड्रोजन के सेल बनते थे। और एक और क्वेश्चन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन के सेल जो तीसरी लेयर में बनते हैं, यानी जो कन्वेक्टिव जोन में जो हाइड्रोजन के सेल बनते हैं वो बड़े अंदर को होंगे। यानी रेडिएक्टिव और कन्वेक्टिव जोन के पास वाला सेल सबसे बड़ा होगा, और कन्वेक्टिव जोन के बाहर वाला क्या होगा, वहां पे सबसे हाइड्रोजन का सेल छोटा होगा। तो हाइड्रोजन के सेल कहाँ बनते हैं, कन्वेक्टिव जोन में। ठीक है, और यही क्या बनता है आपका, यही आपका सौर कलंक बनता है। यही क्या बनता है आपका, यानी सौर कलंक कहाँ बनता है, तो वो आपका कन्वेक्टिव जोन में बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सौर कलंक कैसे बनता है, सौर कलंक अंदरूनी हिस्सा उसका ज्यादा काला दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अंदरूनी हिस्से को अंबरा। देखो, अंदर है, आ से अंदर और आ से अंबरा, यानी अंदर वाले भाग को जो सौर कलंक में भी, जो यहाँ पे सौर कलंक बनेगा उस सौर कलंक के अंदरूनी भाग को हम क्या बोलेंगे, अंबरा। आ से अंदर और आ से ही अंबरा, याद करना कितना इजी है। ठीक है, और दूसरा देखो, इसके जो बाहरी यानी सौर कलंक का जो बाहरी आवरण होता है, मान लीजिए सौर कलंक आपका यहाँ पे बने, जो किरण गई यहाँ से निकली और उसका टेम्परेचर कितना था, 4000 सेल्सियस, 4000 सेल्सियस। ठीक है, और जो 7000 सेल्सियस यहाँ से निकली थी वो सीधी चली जाएगी, क्योंकि वो क्या है कि 7000, एक तो उसका टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है, एक तो उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो एकदम से फटाक से निकल जाएगी। और इसकी जो सूर्य की जो ग्रेविटी है, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उसको जल्दी से वो पार कर जाएगी। लेकिन जो 4000 सेल्सियस वाली है, जो 4000 सेल्सियस वाला प्रकाश है, ऊर्जा है, वो क्या करेगी, उसकी क्या है तरंग, वो थोड़ी कम हीट है, यानी थोड़ी कम हीट है, तो वो धीमे धीमे चलेगी, और धीमे धीमे चलेगी तो इसका यानी सन का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर दोबारा से रिसीव करेगा, यानी दोबारा से खींचेगा। तो यहाँ का हिस्सा जो कन्वेक्टिव जोन का बाहरी हिस्सा है वो तो गर्म है, बाहरी हिस्सा तो गर्म है। ठीक है, और इसका क्या टेम्परेचर, 4000 तो जब गई थी तभी था, मतलब 4000 के समथिंग था जब गई थी, तो वो लौट के आ गई तो और ठंडी होगी, और ठंडी होगी। तो जब तक ये यहाँ पे कन्वेक्टिव जोन के पास आएगी, तब तक क्या है कि इसकी ज्वालाकृति बहुत कम टेम्परेचर की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट हो रखा है पहले से, तो जैसे ही यहाँ पर आएगी तो काला सा धब्बा दिखाई देगा। इसी काले धब्बे को हम सौर कलंक बोलते हैं। इसी काले धब्बे को क्या बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। और सौर कलंक सबसे काला कहाँ दिखाई देगा, तो बीच में, अंदर। सौर कलंक भी, अगर सौर कलंक भी दिखाई दे, सौर कलंक सबसे ज्यादा काला कहाँ है, तो वो अंबरा, यानी उसको क्या बोलते हैं, अंबरा। और बाहर वाले आवरण को क्या बोलते हैं, वो पुरंबरा। ठीक है, बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, पुरंबरा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका, इससे पिछली वीडियो में मैं यहाँ तक आपको बता चुका। अब इससे आगे चलते हैं, जो 7000 सेल्सियस वाली जो किरण थी, 7000 सेल्सियस वाली जो किरण थी, मान लीजिए कि ये यहाँ पे सन है,
यहाँ पे क्या है, आपकी अर्थ है यानी पृथ्वी है, ठीक है। तो इसका ये क्या है, आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये क्या है, आपका दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो जहां से ये किरण यहाँ से भी निकलेगी, और ये क्या दक्षिणी गोलार्ध से जब जाके टकराएगी, क्योंकि टकराएगी कहाँ, कि बाहर आपका क्या है, समताप मंडल है, समताप मंडल से टकराएगी, और समताप मंडल से टकरा के क्या है, जैसे ही टकराएगी तैसे ही ये नीचे को चली जाएगी, यानी अंदर न जाके नीचे चली जाएगी, अंदर न जाके नीचे चली जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, नीचे जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रोलियस, अरोरा ऑस्ट्रोलियोलिसस। और जो ऊपर वाली किरण जाएगी, यानी 7,000 सेल्सियस वाली चल रही है, तो कुछ नीचे को किरणें जाएंगी, कुछ ऊपर को जाएंगी, कुछ नीचे को जाएंगी, कुछ क्या है ऊपर को जाएंगी। तो ऊपर वाली को क्या बोलते हैं हम, अरोरा बोरियोलिसिस, अरोरा बोरियोलिसिस, ठीक है। और इन्हीं यानी अरोरा ऑस्ट्रेलियोलिसिस और अरोरा बोरियोलिसिस के ही कारण क्या है, पृथ्वी के है करेक्शन, जो आपकी नेटवर्किंग प्रॉब्लम आती है, ये क्या है, ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी का एक मैग्नेटिक आर्क बनाते हैं, मैग्नेटिक आर्क बनाते हैं, जिस वजह से क्या है, नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से क्या है, नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे कि देखो, अब यहाँ से ये टकराई, टकराने के बाद नीचे को चलेगी, कुछ किरण यहाँ भी आई होगी, तो यहाँ से भी टकराने के बाद ये इधर को जाएगी। जरूरी नहीं है कि ये अंदर चली जाए, कुछ भाग इसका अंदर को भी जा सकता है, कुछ थोड़ा सा, और कुछ भाग क्या है, फोटोन की तरह नीचे चला जाता है, पृथ्वी को चला जाता है, जिसको हम प्रकाश बोलते हैं। कुछ भाग परावर्तित होके वापस लौट जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिसिस, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियोलिसिस, ठीक है। ये तो हो गए सूर्य के अंदर की बात, ये किसकी थी, सूर्य के अंदर की बात। अब मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के अंदर की बात थी, अब उसके अंदर उससे कुछ बाहर भी तो होगा। मान लीजिए मैं यही रखता हूँ, मैंने इसी 3 जोन में इसको नाम बांटा था अभी, ठीक है, इन्हीं 3 जोन में बांटा था। अब देखिए, अगर मैं इसको पूरा कर दूं, जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल जोड़ दिया, ऐसे ये वाला जोड़ दिया और ये वाला जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे ना बना के, अब हम बात करते हैं पूरे की, ठीक है। ये कोर हो गया, रेडिएक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। मान लीजिए इन 3 से मिलकर क्या है, हमारा सूर्य बना है। तो ये तो उसकी अंदरूनी परत है, मान लीजिए ये सूर्य है, इसकी अंदरूनी परत यानी कोर ये होगी, ठीक है। और आपकी रेडिएक्टिव जोन, और ये क्या है, कन्वेक्टिव जोन, ये तो उसकी अंदरूनी परत होगी। अब इससे बाहर भी तो कुछ होगा, बाहर भी तो होगा। तो बाहर वाला इसकी जो कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन के पास क्या है कि अधिक प्रकाश जैसा दिखाई देता है, कन्वेक्टिव जोन के पास अधिक प्रकाश जैसा दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर यानी बर्ड मंडल। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर, ठीक है, या बर्ड मंडल, बर्ड मंडल, क्रोमोस्फेयर या बर्ड मंडल। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना है, 3200। इसका जो टेम्परेचर रहता है वो आपका लगभग लगभग कितना है, ये 3200 सेल्सियस रहता है, ठीक है, 3200 सेल्सियस रहता है। इसका टेम्परेचर कितना है, 32,000 होगा, 32,000, ठीक है, 32,000 सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। और इसके बाद भी एक लेयर होती है, यानी इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, इसके बाहर, इससे और दूर पे एक लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल। तो इसको क्या बोलेंगे, एक तो ये वाली परत होगी, ठीक है, और इसको बोलते हैं फोटो स्फीयर, ठीक है, या प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, 6,000 सेल्सियस रहता है। यानी फोटोस्फीयर का टेम्परेचर, प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लगभग 6,000 सेल्सियस रहता है। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि कोरोना या क्रीट किसको बोलते हैं, कोरोना या क्रीट किसको बोलते हैं। मान लीजिए अभी क्या है कि आपका अंदरूनी भाग है, ठीक है, अंदरूनी भाग है ये। अब जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में मान लीजिए कोई ग्रह आ गया,
जैसे सूर्य और पृथ्वी से दो ग्रह पड़ेंगे, या बुध पड़ेगा या शुक्र पड़ेगा। उस बुध शुक्र नहीं पड़ेंगे तो चंद्रमा पड़ेगा। तो हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण क्यों बोलते हैं उसको? जब हम किसको देख रहे थे? सूर्य को देख रहे थे, तो बीच में कोई दूसरी चीज आ गई। मान लीजिए मैं इस ब्लैक मार्कर को देख रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक मार्कर को देख रहा हूँ, और ये रेड वाला मार्कर आके इसको पूरा ढक ले रहा है। इसको क्या किया इसने? पूरा ढक लिया। अब मुझे रेड वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लैक वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तब मैं इसको क्या बोलूंगा कि ब्लैक वाले मार्कर का क्या हुआ? यहाँ पे ग्रहण लग गया, यानी ब्लैक वाले मार्कर पे क्या लगा? ग्रहण लग गया। तो ग्रहण लगा किसके कारण? लाल वाले मार्कर के कारण। तो मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, सन है, और यहाँ पे अर्थ है, अर्थ, और इसके बीच में आपका मून आ गया, ठीक है। तो ये मून बीच में आया, हम तो अर्थ से देख रहे थे, किसको देख रहे थे? सूर्य को, तभी तो लगा है। यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आता है। जब अर्थ के और सन के चंद्रमा बीच में आता है, तब तो आपको सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए, मान लीजिए इसका तीनों लेयर है, मान लीजिए इसको मैं 3 लेयर में ना करके एक ही लेयर में मैंने कन्वर्ट कर दिया कि ये क्या है? पूरा एक ही है, ठीक है। अब एक ही है। अब जैसे ही मैं इसको ढक लूंगा, मान लीजिए मैंने इतना ढक लिया इसको, अब इतना ढकने के बाद ये कहीं से थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, कहीं से थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। तो सारा प्रकाश कहाँ? एक जगह केंद्रित हो जाता है। सारा प्रकाश जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? सारा प्रकाश एक जगह केंद्रित दिखाई देता है। वो क्या है? हमें एक जगह दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना या क्रीट बोलते हैं। जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का अधिकांश भाग चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है। बचे हुए भाग से अधिक प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है। अधिक प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोरोना या क्रीट बोलते हैं। यानी कुछ हिस्सा उसका खुला हुआ होगा, जहां से हमें ज्यादा एकदम हाई लेवल का प्रकाश दिखाई देगा, हाई लेवल का प्रकाश दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना या क्रीट बोलते हैं। जिसको क्या बोलेंगे हम? कोरोना या क्रीट, कोरोना या क्रीट, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना या क्रीट बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है, यानी ये कब दिखाई देगा? जनरली है जब सूर्य ग्रहण होगा तभी दिखाई देगा। कोरोना या क्रीट कब दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के ही दिन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा द्वारा सूर्य का अधिकांश भाग ढक लिया जाता है, जिस वजह से कुछ भाग बचे हुए से हमें ज्यादा प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण उस बचे हुए प्रकाश से हमें जो ज्यादा प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है, वही कहलाता है कोरोना या क्रीट। तो इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है? तो 27 लाख सेल्सियस के करीब होता है। जो कोरोना या क्रीट होता है उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है? क्योंकि वो एक जगह से हमको आता हुआ प्रतीत होता है, और वो एक ही जगह से आता है, यानी सारा प्रकाश है। अब देखो, ये एक जगह से क्यों? अगर वो पास में होते तो बिल्कुल ढक लेता, तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि चंद्रमा और अर्थ की दूरी बहुत कम है। सूर्य के एवज में चंद्रमा और अर्थ की दूरी बहुत कम है, तो ये तो इसके पास ही होगा, तो ढक जरूर लिया, लेकिन इसका अधिकांश, मान लीजिए इतना ढक लिया, अब ये इतना बचा है, तो सारा प्रकाश क्या है? इधर को केंद्रित हो गया इसका। और केंद्रित होने के बाद मान लीजिए ये यहाँ ना आके ये यहाँ पे हो गया मून, ठीक है। अब जो इसका प्रकाश, मान लीजिए इतना भाग तो इसको यहाँ से कोई देख रहा है, तो इतना भाग तो इसका नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ का प्रकाश जब यहाँ तक आएगा, तो ये क्या है? एक जगह आता हुआ प्रतीत हुआ, जिस वजह से इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय छोटा सा प्रकाश, अगर छोटी सी जगह से प्रकाश, सूर्य की छोटी जगह में से प्रकाश अगर आता हुआ प्रतीत होता है, तो उसको नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? उसका टेम्परेचर क्या है? बहुत अधिक होता है। उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो कोरोना या क्रीट कहाँ बनता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो थोड़ी सी जगह में से ज्यादा प्रकाश केंद्रित होके आता है, तो वहीं पे कोरोना या क्रीट बनता है, ठीक है। तो सूर्य से संबंधित सारी जानकारी होगी, ठीक है। तो सूर्य, अगर छोटे से एग्जाम में पूछा जाता है, तो सूर्य का अगर पूछा जाएगा, सूर्य का अंदरूनी भाग, सूर्य का अंदरूनी भाग क्या है? तो यहाँ पे तो क्रोमोस्फीयर हो जाएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में क्रोमोस्फीयर दे रखा है और कोर दे रखा है, यानी कोर और क्रोमोस्फीयर दोनों दे रखे हैं, और पूछा गया है कि
सूर्य का सबसे अंदरूनी भाग कहलाता है, सूर्य का अंदरूनी भाग कहलाता है। अगर कोर नहीं दे रखा है तो क्रोमोस्फीयर हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य के पास, ठीक है। और कोर दे रखा है या कन्वेक्टिव जोन दे रखा है, या आपको तीनों में से यानी कन्वेक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन और कोर, तीनों में से अगर वहां पे तीनों दे रखे हैं, क्रोमोस्फीयर भी दे रखा है, तो आपका अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, यानी कोर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं दे रखे और ये दोनों दे रखे हैं और भी कुछ दे रखा है, लेकिन ये तीनों नहीं दे रखे हैं, तो सबसे अंदरूना यहाँ पे क्रोमोस्फीयर यानी बर्ड मंडल माना जाता है, बर्ड मंडल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो किरणें जाती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलियोलिसिस। और अगर ऊपर यानी दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो उनको बोलेंगे अरोरा बोरियोलिसिस, ठीक है। तो सूर्य से संबंधित जानकारी ये लगभग पूरी होगी, यानी अब सूर्य कुछ नहीं बचा है, सूर्य लगभग हमारा पूरा हो गया। अब हम इससे आगे चलेंगे, यानी सूर्य से आगे देखेंगे। अब हम चल कहाँ रहे थे, सौर मंडल पे, हम चल रहे थे सौर मंडल पे, ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं, इनमें तुलना और करके देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी में क्या क्या अंतर है या क्या क्या समानता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं द्रव्यमान की बात करता हूँ, द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य और क्या है, पृथ्वी, ठीक है। या ऐसे लिख दू, पृथ्वी पहले कर लू, सूर्य बाद में करूंगा, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य यानी तुलना, अगर तुलना करेंगे तो क्या होगा, अगर द्रव्यमान माना है तो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान एक है, पृथ्वी का द्रव्यमान अगर एक है तो सूर्य कितना बड़ा है उससे, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान में अगर एक मानो तो सूर्य लगभग 33,000 3,32,000 गुना बड़ा है, 3,32,000 3,32,000 गुना, ठीक है। क्यों, अगर पृथ्वी का 1 किलोग्राम मानता हूं तो सूर्य 32,000 किलोग्राम होगा। अब लगाइए आप, अगर मैं पृथ्वी का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का वजन 1 किलोग्राम मानता हूं तो आपको सूर्य का वजन कितना मिलने वाला है, 3,32,000 किलोग्राम मिलने वाला है, ठीक है। इसका इससे लगा सकते हैं कि एक सूर्य में लगभग कितनी, 1,30,000 पृथ्वी समा सकती है, पृथ्वी। इससे ऐसे अंदाजा लगाइए कि एक सूर्य में हमारी 1,30,000 पृथ्वी जितनी बड़ी चीजें समा सकती है। इससे अंदाजा लगाइए कि सूर्य कितना बड़ा होगा, ठीक है, सूर्य कितना बड़ा होगा। द्रव्यमान के बाद हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व, तो देखिए अगर मैं पृथ्वी का घनत्व 1 मानता हूं तो सूर्य का घनत्व कितना है, 20 गुना है, 20 गुना है। घनत्व क्या होता है, घनत्व यानी डेंसिटी, किसी के उसके जो कण हैं उसके कितने पास पास हैं, ठीक है। अगर मैं पृथ्वी का घनत्व 1 मानता हूं, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब, तो पृथ्वी का कितना निकलेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घनत्व, ठीक है। घनत्व के बाद बात आती है आपकी व्यास की, यानी व्यास। अगर मैं पृथ्वी का 1 मानता हूं, अगर मैं पृथ्वी का व्यास 1 मानता हूं तो आपके सूर्य का 109 गुना, ठीक है, 109 होगा। अगर व्यास में पृथ्वी का 1 रेडियन मान लो, यानी 1 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए 1 मीटर मैंने मान लिया कि पृथ्वी का, मेरा क्या है, पृथ्वी का अर्थ का यानी रेडियस जो है वो आर क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो सन की जो रेडियस होगी, यानी सन की जो रेडियस है वो कितनी है, आर बराबर 109 मीटर होगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य हमारा कितना बड़ा है, ठीक है। तो व्यास कितना है, 109 गुना, घनत्व 20 गुना, द्रव्यमान 3,32,000 गुना, ठीक है। ऊर्जा देखते हैं, ऊर्जा कितनी कितनी हुई। ऊर्जा अगर पृथ्वी क्या है कि 1 निकाल रही है तो हमारा सूर्य कितना निकाला, 10⁻26 जूल। अगर पृथ्वी हमारी ऊर्जा 1 जूल उत्सर्जित कर रही है, पृथ्वी अगर
ऊर्जा 1 जूल उत्सर्जित कर रही है, तो सूर्य कितनी उत्सर्जित कर रहा है प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड वो कितनी कर रहा है 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा है। क्योंकि पृथ्वी अगर हमारी ऊर्जा एक जूल प्रति सेकंड उत्सर्जित अगर कर रही है, तो उसके एवरेज में सूर्य कितना कर रहा है, लगभग 10 की पावर 26 जूल उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, 26 जूल उत्सर्जित कर रहा है। हाइड्रोजन इसमें कितना होता है, अगर सूर्य में बात की जाए कि हाइड्रोजन कितना है, यही लिख दो। ठीक है, हाइड्रोजन तो सूर्य में हाइड्रोजन कितना है आपका 75% है। ठीक है, और हीलियम की बात करता हूं तो हीलियम आपका 24% है, और 1% में अदर आ जाती है। 1% में क्या है, अदर गैसें आ जाती हैं, अदर गैसेस। ठीक है, तो सूर्य से संबंधित तुलना भी हो गई। यानी द्रव्यमान की बात करूं तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है, हमारी पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। द्रव्यमान की बात करूं तो कितना है, 3,32,000 गुना अधिक है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सूर्य में 1,30,000 पृथ्वी समा सकती है। हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, और वो भी हमारे सूर्य में 1,30,000 पृथ्वियों का अगर एक समूह बनाएंगे तो पूरा सूर्य जितना द्रव्यमान या सूर्य जितना बड़ा आकार बन पाएगा। ठीक है, घनत्व कितना होता है, तो 20 गुना होता है। पृथ्वी से तुलना कर रहे हैं तो पृथ्वी का घनत्व अगर 1 लेंगे तो सूर्य का घनत्व कितना है, उससे 20 गुना है, 20 गुना है। ठीक है, व्यास की बात करते हैं तो व्यास कितना है, 109 गुना है। ऊर्जा की बात करते हैं तो 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहा है। हाइड्रोजन कितनी है, 75% है। हीलियम कितना है आपका सूर्य में, तो वो 24% है, और 1% जो बता उसमें अदर गैसेस आ जाती है। ठीक है, तो ये सूर्य से संबंधित जितनी भी जानकारी थी लगभग वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, इसके सूर्य के अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं, तो कोर होता है। सबसे अंदरूनी भाग कोर होता है, वहां क्या है आपका हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में होता है। उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, तो 15 मिलियन सेल्सियस होता है। उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है सूर्य की, तो वो आती है आपकी रेडिएटिव जोन। वो क्या आती है कि रेडिएटिव जोन, जिसमें क्या है कि वहीं से फोटोन प्रकाश है जो एक्स किरणें वाई किरणें वहीं से निकलती। ठीक है, यानी सेकंड लेयर से निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएटिव जोन बोलते हैं। और तीसरा होता है जिसके अंदरूनी भाग की बात कर रहा हूँ, सूर्य के अंदर, सूर्य के अंदर तो तीसरी जोन होती है जहां पे हाइड्रोजन के सेल बनते हैं। और क्या है आपकी, वहीं पे क्या बनता है, हाइड्रोजन के सेल बनते हैं तीसरी लेयर में। तीसरी लेयर होती है आपकी कन्वेक्टिव जोन, जिसमें हाइड्रोजन के सेल बनते हैं। और वहीं क्या बनता है आपका, सौर कलंक बनता है। जो सौर कलंक कहाँ से, 0 से लेके 40 डिग्री तक ज्यादा बनते हैं। 0 से लेके 40 डिग्री तक जाएगा तो 5.5 वर्ष लगेगा, और फिर 40 से 0 तक आएगा तो कितना लगेगा उसको, 5.5 और लगेगा। यानी एक सोलर साइकिल, एक सोलर स्पोर्ट कितने 11 वर्ष का होता है। 11 वर्ष में एक सोलर स्पॉट साइकिल कंप्लीट होता है। यानी 0 सेल्सियस से लेके 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक वो बनता जाएगा, यानी सौर कलंक। ठीक है, 0 डिग्री से 40 डिग्री, और 40 से नीचे फिर आएगा 0 तक, कितना लगता है, 11 वर्ष लगता है। ठीक है, और ये अगर पृथ्वी तक पहुंचेगी, अब मान लीजिए इतनी खतरनाक है, अगर यहाँ पे वायुमंडल ना हो, पृथ्वी पे वायुमंडल ना हो, जैसे शुक्र पे वायुमंडल नहीं है, तो वहां क्या है कि जितनी भी अरोरा है, यानी जितनी भी प्रकाश आता है तो वो सारा क्या ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, उसे जो शुक्र होता है वो पूरा पूरा प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, पूरे प्रकाश को अपने अंदर समा लेता है, बिल्कुल भी छोड़ता नहीं उससे। इसीलिए उसका टेम्परेचर बहुत है, और वो बहुत अधिक गर्म होता है, बहुत अधिक गर्म है। ठीक है, तो ये सूर्य से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे हो चुकी है। अब सूर्य से हम आगे चलेंगे, यानी सन देख लिया हमने, अब हम चलेंगे अपने ग्रहों की ओर। जो 8 ग्रह हैं उनमें क्षुद्र ग्रह भी है, बाकी सब हम अब देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। तो एक बार इसको फिर से देख लें, द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान 3,32,000 गुना होता है पृथ्वी के एवरेज में। 3,32,000 गुना द्रव्यमान है सूर्य का। अगर पृथ्वी का 1 लूंगा तो सूर्य का कितना है, 3,32,000। ठीक है, घनत्व की बात करता हूँ, घनत्व 20 गुना है। व्यास की बात करता हूँ तो 109 गुना है पृथ्वी की तुलना में। ठीक है, ऊर्जा की बात कर रहा हूँ तो 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है सूर्य। ठीक है, हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में। हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 75%। हाइड्रोजन कितनी है, यानी हीलियम कितनी है आपकी,
24% है, 8% अदर गैस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं अपना आगे का, यानी आगे क्या चलने वाला है। अब आगे जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा सौर मंडल में जो बाकी ग्रह हैं उन सबको हम देखेंगे। तो चलो